नमस्कार, सवाल इंडिया का देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन और इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे जो कि झारखंड से आ रही है। यहाँ पर खबर यह है कि एक जो झारखंड में खनन की खदान जो थी वो उसमें हादसा हुआ है और इस हादसे में कोयले की खदान जो है वो धंसी है और हादसे में 3 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है। कई लोगों के फंसे होने की यहाँ पर आशंका है। राहत और बचाव का काम यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन बड़ी खबर यहाँ से ये आई है, झरिया में अवैध खनन के दौरान कोयले की जो खदान थी वहां पर वो धंस गई और इसके धंसने की वजह से इस हादसे में 3 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। और जो जानकारी यहां से आ रही है उसके मुताबिक कई लोग हैं जो यहां पर फंसे हो सकते हैं, उनके फंसे होने की आशंका है। भौरा ओपी अंतर्गत पड़ता है ये, और जैसा कि लग रहा है कि अवैध उत्खनन लोग कर रहा है यहाँ पर, उससे अभी भराई कराया गया है बीसीसीएल से। उसके दबे होने की संभावना है, कुछ लोगों की मौत हो चुकी है। अभी हम लोग जांच कर रहे हैं और उसमें अभी कंफर्म हम लोग बाद में बताएंगे आप लोग को। क्या घटना घटी? कितने लोग दबे थे सर, कुछ पता चला? अभी जांच में है, हम लोग जांच करके आप लोग को स्पष्ट कर देंगे। मतलब घटना घटी है अवैध खनन में, चाल धंसी है। सूचना तो है यही, लेकिन कंफर्म अभी हम लोग कुछ कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि घटना स्थल पर कुछ इस तरह का हम लोग पाए नहीं है। जब तक हम लोग कंफर्म नहीं हो लेते हैं। 3 की मृत्यु की बात कही जा रही है स्थानीय लोगों द्वारा। अभी तक हम लोग को इस संबंध में किसी तरह का कोई। तो आपने सुना यहाँ पर जो पुलिस वाले थे वो जानकारी दे रहे थे इस हादसे के बारे में, लेकिन क्या यहाँ पर हुआ है और क्या वहाँ पर ताज़ा स्थिति है इसको जानते हैं। हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ हैं। मनीष जी, क्या और जानकारी मिल पा रही है यहाँ से? ये धनबाद के झरिया के धनबाद से सटा हुआ झरिया इलाका है, जहाँ पे कई सारे कोल माइंस है। ये बीसीसीएल का भौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भौरा 4A जो है वो वहाँ पर ये है एक कोलियरी है, जो कि अब उसे बंद कर दिया गया है। जब भी कोई कोयला का काफी ज्यादा एक्सट्रैक्शन हो जाता है तो उस माइंस को बंद कर दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद स्थानीय लोग जो हैं जिनके पास काम नहीं होता है, अपनी जान की रिस्क लेकर वहां पर अवैध रूप से जो है वो कोयले का खनन करते हैं। हालांकि ये उनमें कई दिनों तक उनको सफलता भी मिलती है और कभी कभी ये रिस्की उस समय हो जाता है जब उस माइंस में कोई ना कोई घटना हो जाए। आज इस माइंस में जो है इसका ऊपर का जो सिम है वो दब गया, जिसके कारण जो है 3 लोगों की अभी तक मौत हुई है और ये 10 से 15 लोग जो है, जो चाल धंसा है उसके कारण जो है 10 से 15 लोग मिसिंग है या तो वो घायल है, जिनको आसपास के निजी अस्पतालों में लोगों ने दाखिल कराया है। लोग इसके बारे में पुलिस को इसलिए जानकारी नहीं देते हैं क्योंकि पुलिस, अगर आप घायल हैं तो बाद में आपको पुलिस के एक्शन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये यहाँ पर ये साफ साफ लिखा होता है कि इन जगहों पर आप माइनिंग नहीं कर सकते हैं और ये माइनिंग जो भी करता है वो एक तरह का इलीगल काम है, अवैध काम है, जिसके लिए उन्हें पुलिस के एक्शन का सामना करना पड़ता है। इसलिए लोग जो है इस बात को दबाते भी हैं। लेकिन आज क्योंकि 3 लोगों को जब अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर उनकी वो मृत पाए गए, इसलिए 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो पाई है। मनीष जी, जो लोग धंसे थे उनमें सबको निकाल लिया गया है या अब भी कोई यहाँ पर धंसा हो सकता है इसमें? देखिए, ये अभी तक कोई बता नहीं सकता है। कुछ लोग दबी जुबान से कह रहे हैं कि 10 से 15 लोग मिसिंग हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो कई लोग निकल गए हैं वो आसपास के अस्पताल में हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कभी लोग साफ साफ नहीं बताते हैं, क्योंकि बाद में उनको पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए बात जो है बहुत आप कह सकते हैं कि वो अनकन्फर्म रिपोर्टें आती हैं और जो अगले 24 घंटे में जब परिवार के लोग नहीं मिलते हैं या नहीं लौट के आते हैं, तभी उसके बारे में ये पुष्टि हो पाती है कि हाँ, अमुक व्यक्ति जो है वो अभी तक उस चाल में धंसा हुआ, जो चाल धंस गया है उसमें वो अभी भी मिसिंग है। और ये जो लोग हैं मनीष जी, इसके बारे में कुछ पता चल पाया कि सब स्थानीय लोग ही थे जो वहां से कोयला निकालने की कोशिश कर रहे थे या कोई करवा रहा था इनसे इस तरह का काम? नहीं, तभी जो ये लोग जो होते हैं ये स्थानीय लोग ही होते हैं। इन्हें सब कुछ उस इलाके के बारे में उन्हें आइडिया होता है कि कौन है, कहाँ है, कैसे ये हो सकता है। कोई भी बाहरी नहीं होता है और वो ये अधिकांश वो लोग होते हैं कि जिनके कोई ना कोई परिजन जो है वो आधिकारिक रूप से अलग अलग खानों में, बीसीसीएल या सीसीएल के खानों में जो है, यहाँ पर अधिकांश बीसीसीएल के माइन से, तो उसमें वो लोग काम करते हैं। शुक्रिया मनीष जी आपका इस सब जानकारी के लिए। तो ये हादसा देखिए यहाँ पर हुआ है झरिया में, जहाँ पर कोयला खदान धंस गई, इसमें 3 लोगों की मौत हो गई और क्या स्थिति है वहां पर ये बता रहे थे हमारे सहयोगी मनीष जी। लेकिन इसके बाद कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। अभी
करीब लगभग 8 बजे अवैध तरीके से कोयला निकाला जा रहा था। कोयला का चाल धंसने से करीब 10 से 15 लोग घायल हैं। अभी 4 लोग डेथ कर गए हैं और यहाँ का दलाल और एक यहाँ का नेता के इशारों पर ये सब तस्करी का काम किया जाता है कोयला का। और हम 2 घंटा पहले पूर्व थाना प्रभारी को फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। ना कंपनी वाले को हम फ़ोन किए, ना कंपनी वाला कोई गाड़ी भेजा है लाश निकालने के लिए। सारे मोहल्ले वाले लोग हम लोग मिलकर 4 बॉडी को निकाले हैं और इसमें से लगता है कि चारों के चारों डेथ कर गए हैं। अभी तक उसमें लाश दबा हुआ है। लापरवाही तो मतलब BCCL का है, GM का है। जो यहाँ पर ही चल रहा था, बगल में माइंस चल रहा है, वहाँ से दिखाई दे रहा है कि यहाँ कोयला चोरी हो रहा है, तो ढकवा सकता था। माइंस में CISF की ड्यूटी पड़ती है। CISF क्या करता है, क्या लगता है आपको? CISF क्या करेगा? CISF आता है, भाग जाता है। CISF क्या करेगा? CISF के घंटा यहाँ रहेगा ड्यूटी में? CISF देखते हैं तो भाग जाता है। उसके बाद में कोयला सब चोरी होता है यहाँ पर ही। कितना डेंजर है ये जगह से हटवा देना चाहिए जो भी अगर करता है, जो करवाता है। आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर का रुख करते हैं। ये खबर पहलवानों से जुड़ी हुई है। दिल्ली पुलिस की टीम बृजभूषण शरण सिंह के घर पहुंची है, ये जानकारी मिली और महिला पहलवान को लेकर बृजभूषण के घर पर जो पुलिस है वो पहुंची। पुलिस की टीम में IPS अधिकारी भी थे और पहलवानों के बयान को वेरीफाई करने के लिए ये टीम यहां पर गई थी, ये बताया जा रहा है। बृजभूषण शरण सिंह के घर आधे घंटे तक जांच करके जो पुलिस टीम है वो वहां से निकली है। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला इस पर नजर बनाए हुए हैं, उनके पास चलते हैं। रवीश, क्या जानकारी मिल पाई है इसको लेकर? आज देखिए ताबिश, आज SIT की टीम जो है वो तकरीबन 1:30 बजे यहाँ पर आई हुई थी बृजभूषण सिंह के इस घर पर, जो कि इनका सरकारी बंगला है। वो चूंकि कैसरगंज से सांसद हैं तो वो इस बंगले में रहते हैं। तो यहाँ पर 1:30 बजे के आसपास में 6 सदस्यीय जो टीम है पुलिस की वो आई थी महिला पहलवान को लेकर। और उसके बाद में वो तकरीबन आधे घंटे यहाँ पर रहे और आधे घंटे के बाद वो यहाँ से टीम अब जा चुकी है। ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर तकरीबन 200 से ज़्यादा लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। खुद बृजभूषण शरण सिंह का पुलिस 2 बार बयान ले चुकी है और 15 तारीख को जो SIT की रिपोर्ट है उसको सबमिट करना है। तो इसी के चलते पुलिस यहाँ पर जांच करने आई थी, क्योंकि तमाम सारे बयान हैं। और चूँकि कुश्ती संघ के अध्यक्ष के तौर पर बृजभूषण सिंह इस घर में खिलाड़ियों से भी मिलते रहे हुए हैं, तो इसी के वजह से जो पुलिस के सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि बयान को वेरीफाई करने के लिए पुलिस की टीम यहाँ पर आई हुई थी। और जिस वक्त पुलिस की टीम यहाँ पर आई थी तकरीबन 1:30 बजे दोपहर के आसपास में, आधे घंटे रुक के उसके बाद में जा चुकी है। उस वक्त यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह नहीं मौजूद थे। आज सुबह तक तो थे, लेकिन सुबह वो लखनऊ के लिए निकल गए थे और वो यहाँ अपने घर पर मौजूद नहीं थे। बृजभूषण सिंह के जब PA से हमने बात की तो उन्होंने ये कहा, जब हम लोगों ने पूछा कि भाई यहाँ पुलिस क्या फर्स्ट टाइम आई थी, पहली बार आई थी, तो उन्होंने ये कहा कि पुलिस आती जाती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब इस पूरे मामले पर ये एक नया चूँकि पहलू है कि पहली बार इस तरीके से महिला पहलवान को लेकर बयानों का वेरिफिकेशन करने के लिहाज से जो है पुलिस की टीम यहाँ पर आई हुई थी। ये बृजभूषण सिंह का घर है और यहीं से थोड़ी ही दूर जंतर मंतर की वो जगह है जहाँ पर महिला पहलवान कुछ दिन पहले तक यहाँ पर धरने पर बैठे हुए थे। तो पुलिस का यही कहना है कि वो सारे, चूँकि जो जांच का दायरा है वो काफ़ी बड़ा है और दिल्ली, झारखंड, यहाँ तक कि विदेशों तक में जो है वो दिल्ली पुलिस की टीम पूरी जांच कर रही है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या हुआ, जो बयान दिए गए हैं उसके मुताबिक वो जगह हैं कि नहीं है। तो इन सारे पहलुओं पर एक विस्तृत जांच चल रही है, SIT की जांच चल रही है। तो उसी के अंतर्गत, उसी प्रक्रिया के तहत ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो पुलिस के सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि 6 सदस्य यहाँ पर आए हुए थे महिला पहलवान को लेकर। उसमें से 2 महिला जो पुलिस कांस्टेबल थी वो भी उस वक्त मौजूद थी, सादे कपड़े में थे। और आधे घंटे तक ये सारे बंगले में कुछ जगहों पर वेरीफाई करके और उसके बाद में पुलिस यहाँ से निकल गई। तो अब 15 तारीख को जब जांच रिपोर्ट SIT सबमिट करेगी उस वक्त पता चलेगा कि और क्या क्या इसमें फाइंडिंग्स मिले हैं। लेकिन इस पूरे मामले में कई उतार चढ़ाव आए हैं, जैसा कि आपको पता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जो पीड़ित लड़की है उसके भी बयान बदलने की बात है, उसके पिता का भी बयान आया। तो एक जांच जो है बहुत ही विस्तृत जांच चल रही है। तमाम सारे जो बाहर जो टीम बाहर गई थी खेलने के लिए, वहाँ के भी फेडरेशन को चिट्ठी लिखकर पुलिस उनसे भी जानकारी मांगी है। तो इस पूरे जांच के तमाम सारे पहलू हैं और उसी के तहत आज
कुछ बयानों को वेरीफाई करने के लिए ब्रजभूषण सिंह के घर पर पुलिस की टीम आई थी। अच्छा रवीश, अब जब इस जांच की रिपोर्ट आएगी 15 तारीख को, तब काफी हद तक ये साफ हो जाएगा कि मामला आगे कैसे जाएगा। लेकिन तेजी तो दिख रही है पुलिस की जांच में अब, तो क्या पहलवान संतुष्ट हैं अब इससे? जी बिल्कुल ताबिश, क्योंकि तेजी तो दिखनी भी चाहिए। कोर्ट ये बोल चुका है और बाकायदा पहलवानों की तरफ से भी दबाव है, और खुद पहलवानों की जब गृह मंत्री से मुलाकात हुई थी तो उसमें भी गृह मंत्री ने यही बोला कि आपको पुलिस की जांच पर भरोसा रखना चाहिए, पुलिस की जांच जो है चल रही है। तो जब जाहिर सी बात है इतने बड़े लेवल पर चीज़ें पहुँच गई हों, पूरे देश भर की मीडिया की सुर्खियाँ ये सारी चीज़ें बन रही हैं, तब उस वक्त पुलिस का लाजमी है कि उसको 15 तारीख को चूँकि जाँच रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो यही वजह है कि पुलिस लगातार जो है 200 से ज़्यादा लोगों के अब तक बयान उन्होंने दर्ज किए हैं। और एज ए कुश्ती संघ के अध्यक्ष इस बंगले में तमाम सारे लोगों से, पहलवानों से भी वो मिलते रहे हैं। तो इसी की वजह से इस बंगले में पुलिस आई थी, और यही बंगला नहीं, गोंडा तक में जो है पुलिस गई थी, जहाँ के मूल रूप से ब्रजभूषण सिंह रहने वाले हैं, जहाँ उनका घर है गोंडा में, वहाँ भी पुलिस गई थी सारे बयानों को वेरीफाई करने के लिए, खुद बयान लेने के लिए। तो ये पूरा जो जांच है वो काफ़ी इसका जांच का फलक जो है वो काफ़ी फैला हुआ है। तो इसी के वजह से पुलिस बारीकियों को भी देख रही है, और जो भी बयान आ रहा है, जो जगह का नाम अगर लिया जा रहा है तो वहाँ पर उस जगह पर जाके वेरीफाई किया जा रहा है कि वो जगह है ऐसी जहाँ पर ये मिलने की बात हो रही है। तो इसी के तहत आज पुलिस यहाँ पर एसआईटी की टीम आई थी। आधे घंटे वो लोग यहाँ पर रुके, उन्होंने किसी से पूछताछ नहीं की, बस उन्होंने जगह को वेरीफाई किया, और उसके बाद में वो उस महिला पहलवान को आधे घंटे की जांच के बाद में यहाँ से लेकर जा चुके हैं। शुक्रिया रवीश आपका इस सब जानकारी के लिए। तो ये आपने देखा किस तरह से जो है वो एसआईटी इस जांच को आगे बढ़ा रही है। इस पर हम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं और आपको बताते हैं अमरनाथ यात्रा को लेकर ये खबर है। यहाँ पर 1 जुलाई से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक जो है वो हुई। गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में उच्च स्तरीय बैठक हुई और जम्मू कश्मीर के एलजी बैठक में पहुंचे। बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां और सुरक्षा की समीक्षा जो है वो हुई, और 1 जुलाई से 31 अगस्त तक ये अमरनाथ यात्रा जो है वो चलनी है। पिछले साल 3.5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे थे। इस साल श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख पार हो सकती है। नीता हमारे साथ जुड़ गई हैं जानकारी के लिए। नीता बताइए क्या कुछ डिस्कस किया गया इस बैठक में और कैसी तैयारियां जो हैं इस बार हो सकती हैं इस यात्रा के लिए? ये 2 पार्ट्स में बैठक हुई। जो सुबह की बैठक थी वो ऑफिशियल्स की बैठक थी, जिसमें रोड मैप तैयार किया गया था कि केंद्रीय गृह मंत्री के सामने अमरनाथ यात्रा की प्रिपरेशंस को लेकर क्या उन्हें बताया जाएगा। ये जो गृह मंत्री जिस बैठक को अब अटेंड कर रहे हैं, मीटिंग को, हाई लेवल मीटिंग को, ये 4 बजे शुरू हुई है, जिसमें नॉर्दर्न कमांड के जीओसी मिस्टर द्विवेदी, साथ में बीआरओ के डायरेक्टर जनरल राजीव चौधरी के साथ साथ और सारे डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, होम सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के उच्च अधिकारी जो है वो शामिल हैं। जैसे कि आप बता रहे थे, ये जो यात्रा है वो सबसे लंबी यात्रा है। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब यहाँ पर पहुंचे, मैंने उनसे पूछा क्योंकि ये बहुत लंबी यात्रा है, तो उन्होंने कहा कि लोगों की अच्छी विशेष से ये जो यात्रा है ये सफलतापूर्वक जो है वो हो जाएगी। इस साल यात्रा जो है वो 62 दिन लंबी है। पहले 2004 में ये बैठक ये जो यात्रा है तकरीबन 15 दिन की होती थी, लेकिन अब इसकी अवधि जो है वो बढ़ा दी गई है। इस साल बहुत लंबी यात्रा है, 2 महीने की है, और बताया जा रहा है कि 5 लाख लोग जो हैं श्रद्धालु वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी भी फिलहाल क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस साल बहुत लेट तक बर्फबारी जो है वो होती रही है। जो दोनों रास्ते हैं, चाहे बालटाल का रास्ता हो चाहे पहलगाम का रास्ता हो, दोनों ही रास्तों में बहुत बर्फ है, जिसका काम जो है वो बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को दिया हुआ है कि 15 जून तक उन्हें अपना काम पूरा करना है। जो बालटाल का रास्ता है वो ऊंचा रास्ता है, लेकिन लोग ज्यादा इस रास्ते से इसलिए भी जाते हैं क्योंकि एक दिन में आप अपनी यात्रा को पूरी कर सकते हो, जबकि जो पहलगाम का रास्ता है वो लंबा रास्ता है लेकिन सीनिक रास्ता है। तो जो लोग घूमने के पर्पस के लिए जाते हैं वो इस रास्ते से जाते हैं। पिछले साल जो 3.5 लाख लोग गए थे यहाँ पर, उसमें से 55% जो श्रद्धालु थे वो पहलगाम के रास्ते से गए थे और जो बाकी 45% थे वो बालटाल के रास्ते से गए थे। तो पूरी युद्ध स्तर पर वहां पर काम हो रहा है
क्योंकि पिछली बार हमने देखा था वहां पर एक अनहोनी हुई थी जिसमें 16 लोग जो हैं वो मारे गए थे क्योंकि क्लाउड बर्स्ट हो गया था। ऐसा ना हो इसको लेकर भी जो चर्चा है वो की जा रही है। टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है, जो ड्रोन्स के जरिए इंडियन एयरफोर्स के जरिए जो अपर रीचेज ऑफ माउंटेन्स है वहां पे उड़ाया जाएगा ताकि देखा जा सके कि कहीं पर पानी जो है वो इकट्ठा तो नहीं हो रहा। साथ में एनडीआरएफ ने ऐसी जगहें जो हैं उनको भी चिन्हित किया गया है कि अगर इस तरह की आपदा हो तो वो जो कैंप्स हैं वो फ्लड के रास्ते में ना आए। तो बहुत गहन तरीके से जो प्रिपरेशंस हैं वो इस यात्रा के लिए चल रही हैं और सिक्योरिटी वाइज भी ये यात्रा जो है काफी आतंकियों के निशाने पर रहती है। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो हमने देखा, लेकिन G20 की जो सफलतापूर्वक बैठक श्रीनगर में आयोजित की उसके बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन का ये कहना है कि ये यात्रा भी वो सफलतापूर्वक करने में कामयाब होंगे। तमिश, शुक्रिया आपका नीता इस सब जानकारी के लिए। तो सुरक्षा भी है नज़र में और जो सुविधाएं हैं यात्रियों के लिए वो भी जो है यहाँ पर किस तरह से रहें, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर डिस्कस हो सकती हैं। जैसे कि नीता भी बता रहे थे, इस बार जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या भी ज़्यादा होगी और वक्त भी ज़्यादा है इस बार की इस यात्रा में। आगे बढ़ते हैं, मुंबई के मीरा रोड में हुए हत्याकांड की बात करते हैं। यहां पर इसको लेकर एक नया खुलासा हुआ है। मृतका सरस्वती वैद्य ने जिस अनाथ आश्रम से पढ़ाई की थी वहां की कर्मचारी ने एनडीटीवी को बताया कि सरस्वती आरोपी मनोज को मामा पुकारती थी। उसने आश्रम में बताया था कि मामा बहुत पैसे वाला है और उसकी कपड़े की मिल है। कर्मचारी ने यह भी बताया कि पहले वो बहुत खुश रहती थी, लेकिन 2 साल पहले वो आई थी तो तब वो दुखी नजर आ रही थी और ठीक से बात भी उसने नहीं की थी। मृतक सरस्वती वैद्य की 5 बहनें थीं। मुंबई आने पर उनकी मुलाकात मनोज साने से हुई। मनोज साने ने पहले सरस्वती वैद्य को काम दिलाया, फिर बोरीवली में अपने घर भी रहने दिया और फिर दोनों ने मंदिर में शादी भी कर ली। सरस्वती वैद्य औरंगाबाद की रहने वाली थी और माँ उसकी गुजर चुकी थी। पिता पहले से अलग हो गए थे और इसलिए सभी बहनें अलग अलग आश्रम में पली बड़ी थीं। हमको ऐसा बताया गया कि उसने बताया था कि वो मामा है, लेकिन इतना नीच ये वो आदमी था। आज हमें ये समाचार पढ़ के इतना शौक हो गया कि उसने कुछ भी पता ही नहीं था। लेकिन आने के बाद पहले आई थी ना तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आई थी। वो आदमी उसको व्हाइट गाड़ी में लेके आता था, उसके साथ ही रहता था। लेकिन 2 साल पहले आई थी ना दाखिले के संदर्भ में तो बहुत खराब लग रही थी। उसने हमारे पास बातचीत नहीं की, उसका क्या वजह था वो हमको मालूम। इस बीच आरोपी मनोज साने का नया नगर थाने जो है उसको ले जाया गया है और इस सनसनीखेज वारदात की जांच को लेकर वहां के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर जितेंद्र वनकोटी से बात की हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने। क्या कहना था उनका वो भी आप देखिए। थोड़ा सा अगर बता पाएं कि यहाँ उनकी बहनें आई हैं, आप लोगों ने बुलाया, कल अनाथ बताया गया था, तो किस तरह की आग जांचें बढ़ रही है। हमारे पास है सीनियर पीआई जितेंद्र वनकोटी जी। मैं इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चालू है। इन्वेस्टिगेशन के बाद मैं सब कुछ बात करूंगा। और भी कई खबरें आ रही हैं अलग अलग कि उसने बताया है कि उसका बेटी जैसा रिश्ता था, वो बेटी जैसा मानता था या फिर और भी कुछ सब गलत इन्फॉर्मेशन आपको कौन दे रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन के बाद आपके हमारे सुपीरियर आपको सब इन्फॉर्मेशन बताया कि वो खुदकुशी कर ली थी, जहर पी लिया था, डर के कारण उसने टुकड़े किए। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि मैं आज अभी ये टाइम पे मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। पूरा इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद ही बोल। तो जांच में कुछ तो आगे बढ़ी होगी, बात पता चलेगी। ये सब बातें कल की हैं। ये सब कल की बात है, लेकिन मैं आगे कर नहीं सकता कि अभी आप कुछ बोलूँगा तो इन्वेस्टिगेशन में उस पर असर हो जाएगा। अभी बहनें आई हैं, वो क्या कह रही हैं, इनका क्या बैकग्राउंड क्या है, सरस्वती वैद्य का बैकग्राउंड आप बता सकें। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन जैसे ही पूरा होगा, आज पूरा दिन होगा, मैं शाम को। बहनें आई हैं लेकिन उनका बयान लिया जा रहा है, कितनी बहनें हैं, क्या है? शाम को बात करूंगा आपसे। ये जितेंद्र वनकोटी हैं जो कि इस नया नगर पुलिस थाने के सीनियर पीआई हैं। हालांकि अभी बहुत कुछ वो बता नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि जांच चल रही है, इतना ही वो ज़्यादातर बयान दे रहे हैं। लेकिन इतना है कि बहनें आई हैं जिनसे कि उनका बयान लिया जा रहा है और पुलिस कोशिश है कि इस मामले में और गहन जांच कर सके और जो भी आरोप लगा है उसको साबित करने के लिए जरूरी जो सबूत इकट्ठा करने की कोशिश है या कानूनी प्रक्रिया है उसको पुलिस कर रही है, कोशिश कर रही है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण ढोई, सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो आपने देखा इस मामले में जब हमारे सहयोगी वहां पर जो पुलिस वाले थे उनसे बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि जांच अभी चल रही है, आगे जब जांच बढ़ेगी तब चीज़ें जो है वो बता पाएंगे इस मामले को लेकर। लेकिन
आप देखिए इतना सनसनीखेज ये मामला था और अब इसमें जो नई नई बातें हैं वो सामने आ रही हैं। मीरा रोड में ये हत्याकांड हुआ था मुंबई के, जहां पर मृतका जो सरस्वती वैद्य थी, जिस अनाथ आश्रम से उसने पढ़ाई की थी, वहां की कर्मचारी ने जो है ये बताया कि वो जो आरोपी था उसको वो मामा पुकारती थी और उसने आश्रम में इसके बारे में बता रखा था कि ये मामा है, बहुत पैसे वाला है, उसकी कपड़े की मिल भी है। अब यहाँ पर जो मृतका है उसके बारे में जो जानकारी आई है उसके मुताबिक 5 बहनें वो थीं और मुंबई आने पर उनकी मुलाकात जो है ये मनोज साने से हुई और मनोज साने ने पहले सरस्वती वैद्य को काम यहाँ पर दिलाया और फिर बोरीवली में अपने घर पर रहने भी जो है वो उसने दिया था इनको। अगली खबर हैदराबाद से। यहां से भी एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। हैदराबाद में एक पुजारी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर शव को मैनहोल में फेंक दिया और इसके बाद आरोपी ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई कि उसकी प्रेमिका लापता है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद पुलिस ने खुलासा किया कि साई सूर्या कृष्णा नाम के पुजारी ने ही अपनी प्रेमिका की हत्या की है। कर्नाटक में पाठ्य पुस्तकें बदले जाने के सवाल पर फिर से विवाद पैदा हो गया है। राज्य सरकार इसको लेकर कह रही है कि वो पाठ्य पुस्तक के सिलेबस में जल्द ही बदलाव जो है वो करेगी, इसके बदलाव किए जाएंगे। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगरप्पा ने कहा है कि अगली कैबिनेट मीटिंग में इस मसले पर चर्चा होगी। हालांकि ये भी साफ है कि पाठ्य पुस्तकों को वापस नहीं किया जाएगा, लेकिन सप्लीमेंट्री किताबें 70,000 स्कूलों तक पहुंचाई जाएंगी। इस किताब में विस्तार से बताया जाएगा कि बच्चों को क्या पढ़ाना है और क्या नहीं। वहीं बीजेपी चेतावनी दे रही है कि वो इन बदलावों के लिए तैयार नहीं है। This process has been done in the interest of children's future. That is number one. Number two, and we have already committed and in our manifesto, and I'm vice chairman for manifesto committee also, that this particular change will be done. Okay, so we are going to follow that. What to teach will be there, what not to teach. Simple. And this process has happened before also. This is not today. This process has already happened. नियत है, उनका डीएनए है कि दे वांट टू राइट ऑफ वॉट आउट ऑफ हिस्ट्री whoever is not part of their dynasty. ये तो उनका एक तरह से एक रिपीटेड बिहेवियर है ना इनका। हेगडेवार जी के बारे में एक तो इरेज करना या गलत मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करना, एक तरह से इट इज डूइंग अ ह्यूज डिससर्विस। इट इज अ क्राइम अगेंस्ट द पीपल ऑफ इंडिया, द क्राइम अगेंस्ट द यूथ ऑफ इंडिया। निहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निहाल, बताइए इस कंट्रोवर्सी के बारे में, क्या सरकार जो है वो हटाना चाहती है, जोड़ना चाहती है, और बीजेपी को क्या ऐतराज है? देखिए, पिछले साल बसवराज बोमई सरकार ने 8 बदलाव लाए थे स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 10 तक के टेक्स्ट बुक में, जो सरकारी स्कूलों में यहाँ पढ़ाया जाता है। उनमें से जो कुछ बदलाव थे जिनको लेकर के बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था, जैसे आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार के एक स्पीच यानी उनका जो एक भाषण था वो एक चैप्टर उसमें ऐड किया गया। साथ ही साथ कन्नड़ा भाषा की जो पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक 8वीं की, उसके अंदर लिखा कि वीर सावरकर अंडमान निकोबार जेल से बुलबुल पक्षी के पंखों पर बैठकर देश भ्रमण के लिए आया करते थे। काफी विवाद हुआ था, काफी हंगामा हुआ था, और लेकिन ये सारी चीजें रही, किताब इसमें टेक्स्ट बुक में जोड़ी गई। इसके बाद एक और विवाद जो शुरू हुआ था वो ये हुआ था कि टीपू सुल्तान का जो चैप्टर था उसको छोटा किया गया, और साथ ही साथ कुछ और भी जो समाज सुधारक जैसे जिनको लेके विवाद होता रहा, जैसे पेरियार, उन पर जो चैप्टर था उसको भी छोटा किया गया था, और कई सारे जो चैप्टर्स थे उसको हटा दिए गए थे। तो इसको लेकर के यहाँ पर विवाद हुआ था। अब कांग्रेस ने चुनाव के वक्त ये वादा किया था कि जैसे ही उनकी सरकार आएगी, जो कांग्रेस को आपत्तिजनक लगता है उसकी जो टेक्निकल कमेटी है वो जो तय करेगी उसके हिसाब से बदलाव लाएंगे। तो अब बदलाव लाने का फैसला किया गया है। जब हमने कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा से आज दोपहर में बात की तो उनका ये कहना था कि चूंकि किताबें छप चुकी हैं और सभी 70,000 स्कूलों तक पहुंचा दी गई हैं, इसलिए किताबों को वापस नहीं लिया जाएगा, इस पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च होंगे। और ऐसे में उनका ये कहना है कि वो एक
नियमावली, जिसको गाइडलाइंस आप कह सकते हैं, दिशा निर्देश से जुड़ी हुई एक पुस्तिका जारी करने जा रहे हैं और साथ ही साथ उसमें वो चैप्टर्स भी होंगे जो ऐड किए जा सकते हैं। लेकिन साथ साथ ये जो दिशा निर्देश होगा उसमें ये साफ किया जाएगा कि जो किताबें छप गई हैं उनमें से क्या क्या कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिसको नहीं पढ़ाना है और किन चैप्टर्स को कितना पढ़ाना है और किन चैप्टर्स को जो नया जोड़ा जाएगा वो जो दिशा निर्देश के साथ जो एक गाइडलाइंस की जो बुक जाएगी उसमें वो साथ में होगा। तो ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इस महीने के आखिर तक, यानी कि एक कैबिनेट की जो बैठक है वो आने वाले हफ्ते में गुरुवार को है, इसके बाद जो कैबिनेट की बैठक होगी शायद तब तक जो टेक्निकल कमेटी है ये तय कर लेगी कि क्या क्या बदलाव लाने हैं और उसी के हिसाब से कैबिनेट के सामने उसका प्रारूप रखा जाएगा। कैबिनेट उसको पास कर देती है तो इस महीने के आखिर में दिशा निर्देश छाप करके सभी 17,000 स्कूलों में भेज दिया जाएगा। शुक्रिया निहाल आपका इस सब जानकारी के लिए। बालासोर ट्रेन हादसे की गाज एक स्कूल पर भी गिरी है। इस स्कूल में हादसे में मारे गए लोगों के शव रखे गए थे। बच्चों ने अब वहां जाने से इनकार कर दिया और इसके चलते इस स्कूल को तोड़ा जा रहा है और इसकी जगह नई इमारत बनेगी। आज बालासोर के कलेक्टर ने स्कूल का दौरा किया और नई इमारत बनाने के निर्देश दिए। ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण रेल हादसे में 270 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 200 एम्बुलेंस में यहाँ पे लेकर आए थे। तो ये हॉल में सारे हॉल नहीं 6 क्लासरूम्स फुल ऑफ बॉडीज, स्टूडेंट्स और गार्डियंस। तो साइकोलॉजी ये कह रहा है कि जो हिंदू रिचुअल्स है वो मानते हैं कि यहाँ कुछ होंगे। सारे डेड बॉडीज जो थे वो डरे हुए हैं और वो लोग भी खुद यहाँ के विजिट करके गए हैं। ये बड़ा स्कूल है और सारे बच्चों को कैसे मोटिवेट करके यहाँ आना है वो बड़ा भारी लग रहा है हमको, क्योंकि एक वीक है गैप में। तो इसी के साथ आज के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।